Hello, dear students. I hope you all are fine. Today, we are going to pick the next chapter of class 9th. First of all, I'm sorry. I forgot that I have not uploaded a few poems. And in my last chapter, in my last video, I said that that was the last chapter. But I immediately got a message from one of my students, and she told me that, ma'am, that is not the last chapter. We are left with certain poems. So today we are going to pick the poem of class 9th CBSE board English on killing a tree, and this is written by Geev Patel. First of all, the name of this person, it is tricky to pronounce the name of this person. It is Geev Patel. Geev Patel. ठीक है, बहुत सारे लोग इसे जीव पटेल, जाइव पटेल ऐसा कुछ कहते हैं, बट रिसेंटली मैंने इनका एक इंटरव्यू सुना है, तो जिसमें इंटरव्यू में ऑब्वियसली पर्सन अपना नाम तो ठीक ही बोलेगा, तो इट्स गीव पटेल, इट्स नॉट जाइव और जीव. Okay, and in this poem he is speaking ironically, and in this poem he is saying that you must have observed people cutting down trees. ठीक है, हम सबसे पहले इसमें कर रहे हैं हमारे प्री रीडिंग टास्क को. You must have observed people cutting down trees, but can they kill a tree? Is it easy to do so? Let's read the poem and find out what the poet says on killing a tree. ठीक है, ये हमारा प्री रीडिंग टास्क है जिसमें कुछ क्वेश्चनिंग उन्होंने हमसे की है. He is asking that you must have observed people cutting down trees. मतलब हम सब ने लोगों को पेड़ों को काटते हुए देखा है. ठीक है, इंडिया में तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हर जगह पे कॉलोनीज बन रही हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, जगह जगह पे फ्लाईओवर्स बनते हैं, तो पेड़ों को काटना पड़ता है. ठीक है, बट कैन दे किल अ ट्री, कहते क्या वो एक ट्री को मार सकते हैं? क्या एक ट्री को मारना आसान काम है? चलिए इस पोएम में हम पढ़ते हैं कि क्या एक ट्री को मारना आसान काम है या नहीं. So it takes much time to kill a tree. Not a simple jab of knife will do it. It has grown slowly consuming the earth. फर्स्ट 4 लाइन्स हम देख रहे हैं कि कहते हैं इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. एक ट्री को मारने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है. जल्दी से एक ट्री को मारा नहीं जा सकता, यानी कि जल्दी से एक ट्री को कट किया नहीं जा सकता. ठीक है, एक सिंपल जैब ऑफ नाइफ, ये जो वर्ड है ना जैब, ये हमने सबसे ज्यादा कोरोना पीरियड में सुना था. कोरोना पीरियड में न्यूज़पेपर में, मतलब जब वैक्सीन आ गई थी, तो उस समय न्यूज़पेपर के हेडलाइंस होते थे 15,000 पीपल गॉट अ जैब, दिस मच पीपल गॉट अ जैब. ठीक है, जैब का मतलब होता है किसी तीखी चीज को किसी को चुभोना. ठीक है, टू पोक विद समथिंग पॉइंटेड, किसी शार्प ऑब्जेक्ट को किसी को चुभो देना, दैट इज जैब. ठीक है, तो कहते हैं एक सिंपल अगर आप नाइफ ले लो, एक किचन नाइफ ले लो, और उसे ले जाके आप एक पेड़ को उसको चुभो, जैब करो, या उससे नाइफ से उसको अटैक करो, तो क्या आपको लगता है कि वो पेड़ जो है वो कट हो जाएगा? दैट इज नॉट पॉसिबल. हम एक सिंपल किचन नाइफ से एक बड़े पेड़ को कट नहीं कर सकते. ठीक है, विल डू इट अगेन. ठीक है, इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, कहते हैं अब जितनी मर्जी बार तुम उस नाइफ से उस पेड़ को काटोगे तो वो नहीं कटेगा. उससे उसके ऊपर हल्का सा कोई निशान आ सकता है, कोई जरा सा कट लग सकता है, बट इट इज नॉट पॉसिबल दैट टू किल और टू कट अ ट्री विद अ सिंपल जैब, सिंपल अटैक ऑफ नाइफ. वो कहते जो पेड़ है वो बहुत स्लोली अर्थ को कंज्यूम करते हुए बड़ा हुआ है. कंज्यूम होता है किसी चीज को यूज करना. ठीक है, तो अर्थ के जितने न्यूट्रिशंस वगैरह हैं उन्हें यूज करके पेड़ बहुत लंबा समय लेके बड़ा हुआ. Rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air and water. अब कहते हैं कि बहुत साल लेके ये पेड़ जो है धरती को कंज्यूम करके यानी धरती को यूज करके, उसकी फर्टिलिटी पावर को यूज करके, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स विटामिन धरती में से लेके वो राइज आउट हुआ है, यानी कि बड़ा हुआ है, फीड हुआ है उसके ऊपर. फीड हम सब समझते हैं, फीड का मतलब है आप खाना खाना, अपने आप को फीड करना, अपने आप को न्यूट्रिशंस चीज़ों से फीड करना. ठीक है, छोटे बच्चे को उसकी मदर मिल्क से फीड करती है, तो जो पेड़ है उसको अर्थ फीड करती है, उसको सारे विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ठीक है, सब कुछ जो है अर्थ प्रोवाइड करती है. अब कहते हैं अपॉन इट्स क्रस्ट, अपॉन इट्स, यहाँ इट्स का मतलब अर्थ है, अर्थ के क्रस्ट के ऊपर ये जो पेड़ है उससे सारा कुछ लेके, सब कुछ एब्जॉर्ब करके, सारे विटामिन वगैरह लेके बड़ा हुआ है, और इसने बहुत बहुत लंबे सालों तक एब्जॉर्ब किया है सनलाइट को, एयर को और वाटर को. ठीक है, हम सबको पता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है
ट्रीज जो है, प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं, तो उसके लिए सनलाइट, एयर, वाटर एंड अर्थ जो है इनकी जरूरत होती है। तो ये सारा कुछ कहते करके जो पेड़ है, इट मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज की बहुत लंबा टाइम लगता है एक पेड़ को ग्रो होने में, एक फुल फ्लेज ट्री बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है। फाइन। आउट ऑफ इट्स लेपोरस हाइड, लेपोरस हाइड, लेपोरस हाइड का मतलब होता है डिसकलर्ड साइड ऑफ अ ट्री। वैसे तो लेपोरस एक डिजीज का नाम है, ठीक है, एक बीमारी होती है जिसमें कि फेस के ऊपर निशान पड़ जाते हैं, उसको लेपोरस बोलते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने किसको लेपोरस बोला है? डिसकलर्ड साइड है ट्री की, ट्री के ऊपर जो उसकी स्टैम्प है उसके ऊपर काफी सारे निशान पड़ जाते हैं, ठीक है, उसको लेपोरस बोला है। स्प्राउटिंग लीव्स, आउट ऑफ इट्स स्प्राउटिंग लीव, उसकी जो लेपोरस हाइड है उसमें से कहते हैं बहुत सारे जो लीव्स हैं वो स्प्राउट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक लेपोरस हाइड जो है, जो इन्होंने वर्ड लेपोरस दिया है उसकी एक एग्जांपल है कि जो ट्री की स्टेम्प है वो इस तरह की दिखने लगती है लेपोरस से, ठीक है। इसको उसी डिजीज के साथ, जो लेपोरस डिजीज होता है उससे जो निशान पड़ जाते हैं बॉडी के, उसके साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है मेटाफर। फाइन, यहाँ पे ये मेटाफर है। वापस हम अपनी पोएम पे आते हैं। फाइन, आपको एक एग्जांपल मैंने इसका शो कर दिया है। तो इन दोनों लाइंस में, इन दोनों सेंटेंसेस में मेटाफर है। मेटाफर वो होता है जहाँ पे हम दो अनयूजुअल चीजों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पी के बाद एच भी आना है, मेटाफर। तो दो अनयूजुअल चीजों का कंपैरिजन करते हैं जिनका कंपैरिजन नॉर्मली हमारे माइंड में नहीं आता, ठीक है। पोइट के माइंड में आया है कि उसने एक लेपोरस डिजीज के जो निशान है उसको एक पेड़ के ऊपर पड़े हुए निशानों के साथ कंपेयर कर दिया है। मोर ओवर यहाँ दो वर्ड्स लाइक और एज का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। कंपेयर करने के लिए हम लाइक और एज इन दो वर्ड्स का यूज करते हैं तो फिर वो सिमिली होता है, ठीक है। सिमिली पोएटिक डिवाइस वो वाला होता है, लेकिन उसका यहाँ यूज नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर ये सिमिली नहीं, ये मेटाफर है। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट, कहते तो अब आप क्या करें, आप पेड़ को हैक करें, उसको छोटे छोटे पीसेस में काटें, चॉप करें, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होगा, इससे भी वो जो पेड़ है वो पूरी तरह से मरेगा नहीं। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और इससे बहुत ज्यादा कोई इसको पेन होने वाली भी नहीं है ट्री को, ठीक है। द ब्लीडिंग bark विल हील फ्रॉम एंड फ्रॉम द क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल ग्रीन ट्विग्स। ब्लीडिंग bark, यहाँ पे एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। ब और ब की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है और कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। हम सबको पता है इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स होते हैं, उनमें से 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 जो होते हैं वो वाउल्स या वॉवल्स, जो भी आप उन्हें कहना चाहें, ए आई ई ओ यू, वो होते हैं। तो जब कॉन्सोनेंट की साउंड जो है वो एक साथ ऐसे रिपीट होती है तो वहां एलिट्रेशन होता है, जिसे हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ब्लीडिंग bark, ब की साउंड है। ब्लीडिंग bark उन्होंने किसको बोला है? पेड़ की ही स्टेम को बोला है। जब आप पेड़ को काटोगे तो उसमें से एक लिक्विड निकलता है, उसी को इन्होंने ब्लीडिंग bark बोला है कि वो उसमें से ब्लीडिंग bark जो होगी उसमें से वो जो एक ऊज आउट होता है, एक लिक्विड ऊज आउट होता है, निकलता है, तो वो जल्दी से ही हील हो जाता है, ठीक है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और आपने मान लो काफी सारा पेड़ काट दिया, उसकी स्टेम काट दी, ठीक है, उसमें से लिक्विड निकल गया, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद दोबारा से ग्राउंड के पास से आपको ग्रीन कलर के ट्विग्स निकलती नजर आएंगी, दोबारा से पेड़ ग्रो होता नजर आएगा। ट्विग्स होती हैं बहुत पतली वाली टहनियां, ठीक है, कुछ इस तरह की पतली पतली सी टहनियां कहते हैं आपको दोबारा से निकलती हुई नजर आ जाएंगी। मिनिएचर बाउज, बाउज भी ब्रांचेस को बोला जाता है, ब्रांचेस को बोलते हैं हम, ठीक है। और मिनिएचर मीन्स छोटी छोटी ब्रांचेस कहते हैं आपको निकलती हुई फिर से नजर आ जाएंगी। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू द फॉर्मर साइड, और कहते हैं अगर आपने उनको दोबारा से कट नहीं किया तो वो फिर से एक्सपैंड हो जाएंगी। एक्सपैंड होता है बड़ी हो जाना, फैल जाना, वो फिर से बड़ी हो जाएंगी और फॉर्मर साइज क्या था उसका, फिर से वो ट्री बन जाएंगी। मतलब कि एक ट्री था, उसको आपने स्टेम तक काट दिया, स्टेम जो है उसका स्टेम तक उसको कट कर दिया, उसको सारा आपने उसके स्टेम तक कटिंग करने के बाद आपने उसको छोड़ दिया, कुछ दिनों बाद ही फिर से वो वहीं से रीग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से उसके जो पत्ते हैं, पतली टहनियां हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, वो फिर से निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आपने उसको चेक ना किया, यहाँ अनचेक का मतलब है वापस से जाके अगर आपने उसे कट ना किया तो वो फिर से ट्री बन जाएगा, एक्सपैंड हो जाएंगी ब्रांचेस बाहर की तरफ और वो फिर से ट्री बन जाएगा, ठीक है।
एंड नेक्स्ट है नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। अब ये पूरी पोएम अगर हम ध्यान से देखें तो ये दुनिया की पहली पोएम होगी जिसमें कोई पोएट हमें पेड़ काटना सिखा रहा है, जबकि सभी पोएम्स में हमें पेड़ बचाना सिखाया जाता है। तो ये एक स्टायरिकल पोएम है, एक व्यंग है, एक स्टायर किया गया है। एक्चुअली में पोएट हमें पेड़ काटने से रोकना चाह रहा है, ठीक है। तो वो हमें ये कह रहा है कि इतने छोटे से कुछ नहीं होगा, आयरॉनिकली बात कर रहा है कि इतने से कुछ नहीं होगा, अगर पेड़ काटना है तो उसके लिए जरा ढंग से काटो, नहीं तो वो तो दोबारा से रीग्रो कर जाएगा पेड़ जो है, ठीक है, दोबारा से वो वापस आ जाएगा, ठीक। अब अगर देखा जाए तो इसका एक हिडन मीनिंग भी बनता है, और वो हिडन मीनिंग ये है कि अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है और उसका ट्रॉमा हमने इनसाइड अपने मन में रख लिया है, और हम ऊपर ऊपर से बस ये कह रहे हैं कि नहीं मैं हील हो चुका हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे मन में किसी के लिए कोई गुस्सा नहीं है, कोई हेट नहीं है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मैं उस पास्ट को भूल चुका हूँ, तो आप सिर्फ ऊपर ऊपर से कह रहे हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम अगर उसी तरह की कोई प्रॉब्लम फिर से जरा से भी आपकी लाइफ में होती है तो वो आपका सारा ट्रॉमा वापस आ जाएगा। तो इट इज वेरी मच नेसेसरी टू पुल इट आउट प्रॉपरली, मतलब आप उसको पूरी तरह से हील करें। जो भी आपके साथ कोई इशू है, चाहे वो फिजिकल इशू है, आपको फिजिकली कोई चोट लगी है तो उसका पूरा इलाज कराएं, या आपको इमोशनली किसी ने परेशान किया है तो आप उस पर्सन को फॉरगिव फॉरगेट जो है वो प्रॉपरली करें, ताकि आप उस चीज से सारी उम्र जूझते ना रहें। नेक्स्ट इज नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। अब यहाँ पे नो नो क्यों बोला उसने, कि ऊपर के जितने पैराग्राफ्स उसने दिए कि तुम कटिंग कर दो स्टैम्प की तो भी कुछ नहीं होगा, तुम जैब एक नाइफ जैब कर दो, अटैक कर दो नाइफ से पेड़ पे तब भी कुछ नहीं होगा, नो कुछ नहीं होगा। होगा तब जब आप उसके रूट्स पुल आउट कर दोगे, जब धरती में से खींच के आप उसकी जड़ें निकाल दोगे, पूरी तरह से उनकी जड़ों से उसको निकालोगे, ठीक है, जड़ें उसकी सारी प्लग करोगे, तब जाके जो पेड़ है वो पूरी तरह से मरेगा। इन अ सिमिलर वे जब आप अपनी प्रॉब्लम की सारी जड़ें अपने अंदर से निकाल दोगे तब जाके आप उस प्रॉब्लम से मुक्त हो जाओगे, ठीक है। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। अब यहाँ अर्थ को एंकरिंग क्यों बोला गया है, क्योंकि जो अर्थ है वो एंकर करके रखती है, मतलब कि पकड़ के रखती है पेड़ की जड़ों को कस के। हम सबको पता है पेड़ को पुल आउट करना इजी बात नहीं है, एक छोटे से पौधे को भी अगर हमें पुल आउट करना हो अर्थ में से तो बहुत ज्यादा जोर लगता है हमारा, ठीक है। और आजकल पेड़ को पुल आउट करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स हैं जो अवेलेबल हैं, बल्कि आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई हुई है कि एक जगह से आप पेड़ को पुल करके उसकी विद इट्स रूट्स आप उसको दूसरी जगह जाके लगा सकते हो। तो एंकरिंग अर्थ बोला गया है अर्थ को, कि अर्थ जो वो एक एंकर का काम करती है। एंकर जो होते हैं वो ओशन के किनारे लगे होते हैं और उनके साथ शिप को बांधा जाता है ताकि शिप जो वो ओशन में या बोट्स जो है वो सिंक ना कर जाएं। तो उसी को इन्होंने एंकर, अर्थ को एंकर बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो और इन्होंने क्या बताया है, हाँ, इट इज टू बी रोब्ड टाइड एंड पुल्ड आउट स्नैप्ड आउट। अब कहते हैं कि उसको बांधा जाएगा, पेड़ को कस के उसको रोप के साथ बांधा जाएगा, फिर उसको पूरी तरह से खींचा जाएगा, तो जाके जो पेड़ है वो पूरी तरह से धरती में से बाहर निकलेगा और मर जाएगा। स्नैप आउट का मीनिंग भी पुल आउट ही है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है स्नैप्ड आउट, कि उसको पुल आउट किया जाएगा, ठीक है। अब पुल आउट इस पैरा में 2 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे आपका लिटरेरी डिवाइस बनता है रिपीटेशन, ठीक है, रिपीटेशन बनता है। पुल्ड आउट वर्ड इन्होंने एक ही पैरा में 2 बार यूज किया है। बट ध्यान रखना अगर एक सिंगल लाइन आपको पैरा में आती है एंड दे आस्क यू कि इस पर्टिकुलर लाइन में पुल्ड आउट कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, फिर सिंगल लाइन में नहीं बनता, ये पूरे पैरा में बनता है, ठीक है। बट फिर देखो ये आगे फिर से आ गया और पुल्ड आउट, अब तो बनता ही है पुल्ड आउट एंटायरली। एंटायरली मीन्स कंप्लीटली, मतलब कंप्लीटली उसको पुल आउट जो है वो करना चाहिए, सारे रूट्स को निकालना चाहिए, तभी जाके जो पेड़ है वो उसकी डेथ होगी। आउट फ्रॉम द अर्थ केव यानी अर्थ जो है वो एक गुफा की तरह, एक केव की तरह, एक डेन की तरह काम करता है ट्री की रूट्स के लिए। उसकी रूट्स को वो शेल्टर करता है, घर देता है रहने के लिए, ठीक है। केव हम समझते हैं ना कि एक टनल या एक गुफा को बोला जाता है केव, तो अर्थ के अंदर हम डीप डाउन जो ट्री की रूट्स हैं वो रहती हैं, तो उस पूरे एरिया को केव बोला गया। तो अर्थ की केव में से कहते हैं आपको रूट्स को पुल आउट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड द सोर्स वाइट एंड वेट द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर years inside the earth।
अब कहते हैं कि अब जो आपको पता चलेगा कि जो ट्री है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक्सपोज होगी, वो सामने आएगी। एक्सपोज होता है रिवील हो जाना, सामने आना, वो आपके सामने आएगी कि ट्री कितना मुश्किल है उसके रूट्स को धरती में से निकालना। और जब आप उसे निकालेंगे तो इतनी फैली हुई एक्सपैंडेड कॉम्प्रिहेंसिव उसकी रूट्स देखेंगे, देन यू गेट टू नो कि जो ट्री है उसमें इतनी स्ट्रेंथ क्यों है। द सोर्स वाइट एंड वेट, ठीक है, वाइट एंड वेट, व और व की साउंड है, अगेन एलिट्रेशन है, कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट हुआ है, तो एलिट्रेशन आ गया इसमें, ठीक है। द सोर्स वाइट एंड वेट, अब वाइट एंड वेट उसने अगेन जो अर्थ है उसके अंदर जो मॉइस्चराइजर है उसको बोला है, तो उसका वही सोर्स है, वहीं से वो अपना खाना लेता है, जो ट्री है वहां से सारे न्यूट्रिएंट्स विटामिन लेता है और उनको बनाता है, ठीक है। मोस्ट सेंसिटिव हिडन, अब वो सबसे उसका सेंसिटिव पार्ट है, कौन सा सबसे सेंसिटिव पार्ट है, रूट्स। ट्री का सबसे सेंसिटिव पार्ट्स रूट्स हैं और हिडन है, धरती के अंदर वो हिडन रहती हैं, और ईयर्स फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, सालों साल वो धरती के अंदर ही रहती हैं, बल्कि जब तक वो अर्थ के अंदर रहती हैं तब तक ही पेड़ जो है वो जिंदा रहता है। जैसे ही हम उनको पुल आउट कर देते हैं तो पेड़ जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, और कहते जब आपने एक बार उसकी रूट्स को बाहर पुल आउट कर दिया तो आप उसे स्कॉचिंग सन में, ठीक है, सूरज की तपती हुई गर्मी में बाहर रूट्स को आप छोड़ देते हो। चोकिंग इन सन, चोकिंग होता है जैसे हमारा किसी चीज में कोई चीज फंस जाती है, जैसे हम कहते हैं ड्रेन चोक हो गई है तो पानी बैक हो रहा है, या हमारा गला चोक हो गया और हमसे बोला नहीं जा रहा, ठीक है, उसको उस चीज को चोकिंग कहते हैं। गले में कुछ फंस जाना तो हम कहते हैं चोक्ड हो गया मेरा, या हम रोते हैं बहुत तो आंसुओं की वजह से, रोने की वजह से, इमोशंस की वजह से गला चोक हो जाता है, या ड्रेन के अंदर कोई चीज फंस गई है तो हम कहते हैं ड्रेन चोक हो गई है। तो अब कहते हैं कि जो रूट्स हैं वो सूरज की गर्मी में वहां बाहर स्कॉच होती हैं, यानी कि जलती हैं, चोक्ड हो जाती हैं वहां सूरज के और एयर से, ठीक है, और फिर वो ब्राउन कलर की हो जाती हैं, फिर वो हार्ड हो जाती हैं बाहर जमीन पे पड़ी पड़ी। जब तक कि वो धरती के अंदर थी वो जिंदा थी, वो बहुत अच्छे से जी रही थी, प्लस वो पेड़ भी जिंदा था। लेकिन अब जैसे ही हमने रूट्स को पुल आउट करके बाहर रख दिया है, ओपन एरिया में रख दिया है, तो अब वो सन से स्कॉच हो रही हैं, चोक हो रही हैं, ठीक है, उनको अब उनकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, ब्राउन कलर में चेंज हो गई हैं, हार्ड हो गई हैं, ट्विस्ट हो गई हैं, मुड़ गई हैं, विदर हो गई हैं। विदर होता है मुरझा जाना, पूरी तरह से वो मुरझा गई हैं। एंड देन इट इज डन, और अब हुई पेड़ की डेथ, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद अब जो पेड़ है वो इट इज किल्ड, ठीक है। तो गीव पटेल ने यहाँ पे इस पोएम में हमें ये बताया है हाउ टू किल अ ट्री, बट दुनिया का कोई भी पोएट हमें ये नहीं बता सकता, मतलब ऐसी कोई पोएम नहीं लिखेगा जो कि इतनी नेगेटिव हो जिसमें ये बताया जाए कि पेड़ को कैसे काटना है। मतलब इफ वी सी, ये पूरा प्रोसेस है पेड़ को काटने का, बट एक्चुअल में वो हमें धिक्कार रहा है एक तरह से, एक्चुअल में वो हमें एक तरह से टॉन्ट कर रहा है, बिकॉज वी कट अ लॉट एंड लॉट ऑफ ट्रीज, जबकि हमें पता है अच्छे से कि ट्रीज का अर्थ के ऊपर होना कितना ज्यादा जरूरी है। ट्रीज नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे, ठीक है। तो लेकिन हम इस चीज को समझते नहीं है, तो उसने इसको एक स्टायरिकल वे में इस पूरी पोएम को लिखा है, ठीक है। और ये पूरी पोएम की अगर हम राइम स्कीम देखें तो इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं बनती है, तो ये एक फ्री वर्स है, ठीक है, फ्री वर्स है, एक नो राइम स्कीम इज देयर, फ्री वर्स है, फ्री पोएम है, इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है, ठीक है, रिदमिक पैटर्न इसका कुछ भी नहीं है। एंड जो पूरी पोएम है ये, इसके अंदर पूरी पोएम के अंदर एक जो लिटरेरी डिवाइस पूरी पोएम के अंदर चल रहा है, दैट इज एनजेममेंट, एनजेममेंट, ठीक है, ये स्पेलिंग है। और एनजेममेंट जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है कि वेयर द लाइंस जो हैं, द लाइंस रन इनटू मोर देन वन सेंटेंस, यानी कि जो लाइन एक चल रही है उसमें एक आइडिया खत्म नहीं हो रहा, वो आइडिया अगले लाइन तक चल रहा है। जनरली इसको बच्चे ऐसे पहचानते हैं कि मैम 4 लाइंस आई हैं, चारों लाइन के एंड में ना कोई कॉमा आया है ना फुल स्टॉप आया, जैसे इस लाइन में नहीं आया, डायरेक्ट लाइन आगे चलेगी, फिर इस लाइन में एंड में कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, फिर डायरेक्ट लाइन आगे चलेगी, ऐसे इसमें 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 कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, 3-4 लाइंस के बाद पंचुएशन मार्क आ रहा है, तो बच्चे इसको ऐसे रख लेते हैं कि मैम ये अब एंजेममेंट है, जबकि ये भी ठीक है, एक वे है
ठीक है। लेकिन अदरवाइज एंजैम्पमेंट का मतलब होता है कि जब एक आइडिया पोएट ने एक लाइन में बोलना स्टार्ट किया है, लेकिन लास्ट में कोई पंचुएशन मार्क नहीं आया और वो आइडिया नेक्स्ट लाइन तक रन कर गया, सो दैट इज एंजैम्पमेंट। ब्लीडिंग बार्क में हमने देखा था एलिट्रेशन है, यहाँ पर मेटाफर भी है। हमें पता है कि एक ही सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा लिटरेरी डिवाइसेस हो सकते हैं, यहाँ पे मेटाफर भी है क्योंकि जो बार्क में से एक लिक्विड निकलता है उसको ह्यूमन ब्लड के साथ इन्होंने कंपेयर किया है, ब्लीडिंग बार्क बोला उसको, तो यहाँ पे मेटाफर भी माना जा सकता है। एंड पूरी पोएम अपने आप में एक आयरॉनिकल पोएम है, ठीक है, क्योंकि जो पोएट है वो एक तरह से क्रिटिसाइज कर रहा है ह्यूमन क्रुएलिटी और इनसेंसिटिव बिहेवियर को टुवर्ड्स नेचर, कि जो ह्यूमंस हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने घर, मॉल, कॉलोनीज वगैरह ये सब बनाने के लिए वो एक मिनट के लिए भी नहीं सोचते और पेड़ों को काट देते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, चलो हमें पेड़ों को काटने की अगर जरूरत भी है तो हम नए पेड़ जो हैं वो उन्हें लगाते नहीं है, उन्हें प्लांट नहीं करते हैं। इसलिए ये पूरी पोएम जो है ये आयरनी है। सो आई होप आपको पोएम पूरी समझ आ गई होगी। इन केस यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क यू कैन पुट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।